बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चल रहा था हमारा। उस चैप्टर में हमने मोमेंटम कर लिया था, न्यूटन के तीनों नियम कर लिए थे और हमने इम्पल्स की बात कर ली थी, एफबीडी कर लिया था। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद में हम डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन कर रहे थे। मुझे ध्यान है कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक आ चुका था। यस, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे करना है। तो ये फॉर्मूला चार्ट के सभी क्वेश्चन हम करते हैं, ऐसा नियम है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग देखें, डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अ रोप ऑफ मास M. If the force F applied to the end of the rope is F, then what is the force transmitted to the block? देखिए कह क्या रहे हैं, कह ये रहे हैं कि एक कैपिटल M ब्लॉक है, कैपिटल M ब्लॉक है, उसको स्मॉल m की एक रस्सी से खींचा जा रहा है, मतलब रस्सी का मास स्मॉल m है, यहाँ पर फोर्स F लगा दिया गया है। तो हाउ मच फोर्स इज ट्रांसफॉर्म टू ब्लॉक, ब्लॉक को कितना फोर्स मिला, मतलब देखिए ब्लॉक का मास m है, रस्सी का मास स्मॉल m है, तो टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, टोटल फोर्स F है। तो नेचुरल है कि एक्सीलरेशन जो आएगा, एक्सीलरेशन आता है ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स या नेट फोर्स एक ही बात है, टोटल मास। तो आप देखिए एक्सीलरेशन आ जाएगा F अपॉन M प्लस M, ये इसका एक्सीलरेशन आया, राइट। इन्होंने पूछा व्हाट इज फोर्स ऑन मास M, तो व्हाट इज फोर्स ऑन मास M, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए कैपिटल M पर जो फोर्स है, फोर्स F डैश ऑन M, ये हमेशा आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, तो कैपिटल M इंटू ए है F अपॉन M प्लस M। दिस इज योर आंसर। आप चेक करिए इस आंसर को, ये आपका आंसर है, राइट। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने बड़े सिंपल किया, क्या किया, एक्सीलरेशन निकाला और किस मास पर कितना एक्सीलरेशन है, दैट इज द फोर्स, राइट। 9, क्वेश्चन नंबर 9, फिगर शोज अ रोप ऑफ वेरिएबल मास whose linear mass density is given by lambda equal to ax. A is the positive constant and x is the distance from left end. It is placed on a smooth horizontal surface A. Force F is acting on it as shown. पहले तो देखो टोटल मास निकाल लेते हैं। इन्होंने लीनियर मास डेंसिटी को क्या रखा है ax। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका एक रस्सी है, इस रस्सी की लंबाई कैपिटल L दे रखी है, इन्होंने कैपिटल L दे रखी है रस्सी की लंबाई। अब इन्होंने x इक्वल टू 0 का मेजरमेंट किया है लेफ्ट हैंड से, यानी x इक्वल टू 0 यहाँ है और x इक्वल टू कैपिटल L यहाँ है, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास ऑफ यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, इसको इन्होंने a इंटू एक्स कहा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी बहुत कम है, फिर ये बढ़ रही है धीरे धीरे करके। तो मैं कहता हूँ कि लैम्डा बराबर होता है a इंटू एक्स, इन्होंने कहा है। लैम्डा की डेफिनेशन होती है dm अपॉन dx। dm अपॉन dx को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, है ना, x डिस्टेंस पर लीनियर मास डेंसिटी dm अपॉन dx होती है। तो अब मैं dm को क्या बोलूँगा, dm को बोलूँगा ax इंटू डी एक्स। ये बात समझिए आपकी, लैम्डा को dm अपॉन dx क्यों बोला गया है। एक्चुअली dm को हम कहते हैं मास ऑफ dx, मास ऑफ dx। देयरफॉर लैम्डा क्या होगा, मास अपॉन लेंथ, तो dm अपॉन dx, है ना, ये आपका लैम्डा हो गया, राइट। तो लैम्डा इक्वल टू ax, इसको हम dm अपॉन dx बोलेंगे, तो dm बराबर ये आ गया। आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। लिमिट क्या रखेंगे इंटीग्रेशन की, 0 से लेके कैपिटल L तक। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करो इसका, तो ये आएगा आपका ax² बाई 2। लिमिट आपका 0 से L तक ही रहेगा,
तो कुल मिलाकर के ये आपके पास में m बराबर आ जाएगा AL²/2। चेक करना m की वैल्यू, फर्स्ट आंसर आ गया आपका, ये आपका फर्स्ट आंसर है एट 9th क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर AL²/2 करेक्ट। देखिए कुछ नहीं किया इसमें, लीनियर मास डेंसिटी बराबर AX ये क्वेश्चन में दिया है आपको, हमने लैम्डा को डिफाइन किया है डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म में लैम्डा को डिफाइन करने की आवश्यकता क्या पड़ी हमें, क्यों डिफाइन किया है डिफरेंशियल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ x के फॉर्म में फंक्शन दे रखा है। तो फंक्शन दे रखा है इसका मतलब x वेरिएबल है, x वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल मास निकालने के लिए। जब भी कोई चीज़ वेरिएबल होती है तो फिर हम टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर लैम्डा बराबर dm/dx आया, हमने लैम्डा इक्वल टू ax को dm/dx लिख दिया, dm बराबर ax dx आ गया, ये ax²/2 ये AL²/2, ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया। सेकेंड आंसर इन्होंने पूछा है टेंशन एट पॉइंट P, वो हम निकाल देते हैं। देखिए टेंशन एट पॉइंट P निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट P तक का मास निकालेंगे, पॉइंट P तक का मास निकालेंगे। तो आप ध्यान दो, ये पॉइंट P यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से L डिस्टेंस की दूरी पर है पॉइंट P, है ना। हाँ तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास में लैम्डा बराबर है AX और AX को हमने कहा dm/dx। अब मैं dm को बोलूँगा AX × dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये स्मॉल m मास आ जाएगा पूरा, है ना। स्मॉल m बोल दो या इसको m डैश बोल दो, m डैश बोल दो। दिस m डैश इज मास अप टू P, मास अप टू P डिस्टेंस। तो 0 से लेके L तक का मास ले लो, इसके यहाँ तक का मास ले लिया है हमने, ये वाला मास कैलकुलेट कर रहे हैं हम, है ना। तो m डैश बराबर आ जाएगा AX²/2, 0 से L तक की लिमिट है, लिमिट लगाए तो m डैश बराबर आपके पास आ जाएगा AL²/2, ये m डैश आ गया। कुल मिलाकर के अब हमें इस पर फोर्स निकालना है। तो देखिए ये जो टुकड़ा हमने काटा है, जो टुकड़ा हमने काटा है ना, स्मॉल l लंबाई का टुकड़ा काटा है, इसका मास हमने निकाल दिया। यहाँ पर हमें टेंशन चाहिए, तो मैं टेंशन को बोलूँगा m डैश × A, m डैश × A। m डैश क्या है बेटा, m डैश है AL²/2। A कितना है, A है एक्सीलरेशन, अच्छा एक्सीलरेशन होगा F/टोटल m, F/टोटल m, ये एक्सीलरेशन होता है। तो देखिए अब हमने टेंशन की कैलकुलेशन करनी है, तो बेटा ये AL²/2 आ गया। कैपिटल F बताओ, कैपिटल F है आपका, कैपिटल F है, m कितना है, m है आपका, m कहाँ गया, m वो रखा AL²/2 पूरे का मास। तो कुल मिलाकर के आपके पास में टेंशन आ रहा है कैपिटल F L²/L²। ये बड़ी जोरदार बात है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये कुछ अलग तरह का सवाल था। अलग तरह का सवाल क्या था, इसमें जो है ना आपके इंटीग्रेशन का यूज करवाया है इन्होंने आपसे, और वो यूज कैसे करवाया, इन्होंने जो लीनियर मास डेंसिटी दे दी वो वेरिएबल दे दी। अगर ये यूनिफॉर्म होती तो हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देते वैसे ही करके, इंटीग्रेशन नहीं करते। लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, बार बार बदल रही है, तो इसलिए हमें इसको फंक्शन लेकर के इंटीग्रेशन करना पड़ा है। तो dm/dx, ये dm आएगा, यहाँ पर आपके पास में टोटल मास आ गया, पूरी रॉड का मास आ गया। लेकिन यहाँ पर फिर L का मास लिया हमने, केवल m डैश इज मास ऑफ स्मॉल l लेंथ ओनली, और हमने फिर m डैश × A। कोई भी फोर्स होता है, फोर्स तो हमेशा m डैश × A, जो मास होता है उसको एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाता है। मास जो भी होता है उसको एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ ही जाता है, राइट। तो वो आप कर लिया करो, राइट। चलिए आगे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, ब्लॉक ऑफ M इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रू अ फोर्स F थ्रू अ रोप ऑफ मास M by applying force F on one end of the rope. What does the rope exert on the block? तो आप देखिए क्या एग्जर्ट करेगा ब्लॉक पर। तो एक बात, अब ये वापस वही बात आ गई, पहले वाली बात, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो यही था, है ना। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया कि इसको वर्टिकल ले लिया, वर्टिकल ले लिया। तो अब हमें कैलकुलेशन में हमारा धरती माता का जो इम्पैक्ट है वो काम में लेना पड़ेगा। धरती माता क्या असर डालती है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए मैं कैलकुलेशन पूरी करूँगा धरती माता को कंसिडर करते हुए। ये आपका कैपिटल M है बेटा,
ये आपकी एक रस्सी है, रस्सी का मास स्मॉल m है, इस पर कैपिटल F फोर्स लगाया है, पूरा कैपिटल F फोर्स लगाया है। तो मैं अब देखिए एक्सीलरेशन निकाल रहा हूँ। एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन मास, ये एक्सीलरेशन होता है, राइट। तो मैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। नेट फोर्स यहाँ पर होगा कैपिटल F माइनस m प्लस m इंटू जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने टोटल फोर्स में। एक्चुअली क्या है, धरती माता इसको नीचे खींचती है mg फोर्स से, ये जो रस्सी है इसको भी नीचे खींचती है mg फोर्स से, तो दोनों को खींचती है धरती माता, इसलिए मास आ जाएगा कैपिटल M प्लस m इंटू जी, कैपिटल M प्लस m, ये आएगा A, राइट। अच्छा, हमें फोर्स यहां पर चाहिए कि यहां कितना फोर्स है, ठीक। तो हम निकाल देते हैं। यहां वाला फोर्स के लिए आप केवल कैपिटल M को चेक करें, ओनली यू हैव टू चेक कैपिटल M सिंपली। हियर द फोर्स इज कॉल्ड टेंशन, यहां पर फोर्स का नाम टेंशन होता है। ये कैपिटल mg तो देखो लगेगा ही, हमेशा ही लगेगा, राइट। तो यहां पर टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, फॉर्मूला ये होता है जी, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, हमेशा हर हालत में यही फॉर्मूला होता है। तो नेट फोर्स क्या होगा, T माइनस mg बराबर m इंटू ए क्या है, ए है, आप लिख दीजिए ए को बाकायदा नियम से जो है वो लिख दीजिए, F माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन m प्लस m। आप कैलकुलेशन करिए। अब T चाहिए, वी वांट T। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे T के ऊपर दिमाग लग रहा है, तो मैं T माइनस mg चुपचाप लिख देता हूँ, आप भी आगे कैलकुलेशन करें। जरा इस कैपिटल M को कैपिटल M F लिख दो और नीचे m प्लस m लिख दीजिए। चेक करो, पूरा खोलिए, इसको ओपन करिए, माइनस कैपिटल M प्लस m इंटू जी अपॉन m प्लस m कर दो, m प्लस m से m प्लस m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, T आपके पास आ गया, mf अपॉन m प्लस m। देखिए आंसर वही आया है बेटे, आंसर तो सेम आया जो 7th का था, लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इंटरनल जो चीज़ हो रही है, इंटरनल जो घटनाक्रम घटित हो रहा है वो क्लियर आपको होना चाहिए। वो क्लियर नहीं होगा तो फिर उसको हम कहेंगे कि अधूरा आपने पता किया है, अधूरी चीज़ है फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके फॉर्मूला चार्ट का। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया है इन्होंने, दो ब्लॉक बनाए हैं ए और बी के। अच्छा, ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है, 1 किलोग्राम ब्लॉक है, दोनों को, एक को इधर से धकेला जा रहा है आपस में, ठीक है। ये कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन निकालो दोनों का। चलिए जी निकाल देते हैं। देखिए सीन क्या है, हालात देखो, सीन कुछ ऐसे है कि एक ब्लॉक ए है, दिस इज ब्लॉक ए ऑफ 1 किलोग्राम, है ना, 1 किलोग्राम का ब्लॉक है बेटा ये ए, राइट। दूसरा ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक भी 1 किलोग्राम का ही है, यानी दोनों ब्लॉक 1 किलोग्राम के हैं। ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, दोनों ब्लॉक 1 किलोग्राम के हैं, है ना। हाँ, दोनों की ये वाली जो सरफेस है ये कांटेक्ट में है। ध्यान दीजिए, विच सरफेस इज कांटेक्ट सरफेस, क्योंकि हमें कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए कहा गया है, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए कहा गया है। नॉर्मल रिएक्शन को ही हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो क्या है, इधर से इन्होंने फोर्स लगाया है और इधर से इन्होंने फोर्स लगाया है। क्या फोर्स लगाया है, एक तरफ से इन्होंने 10 न्यूटन लगाया है और एक तरफ से इन्होंने 5 न्यूटन लगाया है, राइट। अब देखिए आप जो है यहाँ पर हमें कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो पता है क्या होगा, ये जो दोनों सरफेसेज हैं, मैं देखो यहाँ पे ब्लैक कलर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो दोनों सरफेसेज हैं इनके बीच आपस में डिशुंग होगी, इनके बीच लगेगा आपस का झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, दोनों सरफेस एक दूसरे को। तो जो ये वाली सरफेस है वो उस सरफेस पर फोर्स लगाएगी
और इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगी फोर्स, ये ध्यान रखना हमेशा हमेशा। तो इसने उस पर फोर्स लगाया ऊपर N, और इसने इस पर फोर्स लगाया नीचे N। पक्का? करेक्ट। ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये गिवन है आपको सवाल के अंदर। अब हम इस N के दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मिनट जरा ध्यान दो, ये आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ठीक है ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस एंगल को 60 डिग्री होना पड़ेगा। दिस एंगल इज 60 डिग्री। पक्का? ये नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। एन इज व्हाट? एन इज नॉर्मल रिएक्शन। इसका हमें पता लगाना है। मैंने क्या किया, ये एन इधर लिया, ये एन लिया। नॉर्मल रिएक्शन नाम क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल यानी उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये एन आ गया। अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। इसे कहेंगे एन कॉस 30 और उसे कहेंगे एन साइन 30 या एन कॉस 60, एक ही बात है। आप चाहो तो एन साइन 30 लिख दो या कॉस 60 लिख दो। इसी तरीके से वो जो एन है उसका भी यही हाल होगा, है ना। ये वाला होगा एन कॉस 30 और ये वाला होगा एन साइन 30। ठीक, चलिए सबसे पहले आप ऐसा करिए, एज ए होल देखिए सिस्टम को, पूरे को एक साथ लीजिए। जब हम पूरे सिस्टम को एक साथ लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या आएगा पूरे सिस्टम का? पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा बेटा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा ए इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन आएगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है बताइए? सिस्टम लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा। 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो सिस्टम विल गो टू लेफ्ट, पक्का। तो 10 - 5 जो है ड्राइविंग फोर्स है। टोटल मास कितना है? 1 + 1 2 किलोग्राम टोटल मास है। तो ए बराबर आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट साइड। ये जाएगा लेफ्ट में, पूरा सिस्टम लेफ्ट में जाएगा। अब आप किसी भी एक ब्लॉक को ले लीजिए जिसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करना है हमें। किसी भी एक ब्लॉक को ले लो, मन में आए जिसको ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले वाले ब्लॉक को ले रहा हूँ यहाँ पर, देखना पहले वाले ब्लॉक का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये लो जी, ये ए ब्लॉक का डायग्राम बन गया। इस पर 5 न्यूटन इधर लग रहा है ना, और एन साइन 30 इधर लग रहा है, ये वाला। देखो ये एन था ना टोटल, इसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक एन कॉस 30 और एक एन साइन 30, ये वाला। तो दिस एन साइन 30 इधर लग रहा है ना, एन साइन 30 लेफ्ट साइड में लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो नेट फोर्स अवेलेबल है, तो नेट अवेलेबल फोर्स ऑन ए ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन ए ब्लॉक चेक करना जरा। मैं लिख रहा हूं इसको एन साइन 30 -5। अब आप बताइए इसको -5 क्यों किया? क्योंकि सिस्टम लेफ्ट में जा रहा है, एंटायर सिस्टम लेफ्ट में जा रहा है। बेटा जब सिस्टम लेफ्ट में जाता है तो इसका मतलब है कि इधर वाला फोर्स ज़्यादा है, इधर वाला फोर्स कम है। राइट डायरेक्शन वाला एरो कमजोर है, लेफ्ट डायरेक्शन वाला एरो शक्तिशाली है, निश्चित ही शक्तिशाली है, इसीलिए वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो हमने एन साइन 30 बराबर -5 कर, वो एन साइन 30 -5 कर दिया। इसको हमने रख दिया एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? इसका मास 1 है। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो दोनों का बराबर ही आएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, 5/2 है ना। हाँ ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन की यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये 5/2 आ गया, करेक्ट। अब आप देखो एन साइन 30, तो एन साइन 30 कितना होता है? 1/2 -5 बराबर, ये 5/2 आ गया। जरा उधर ले जाना, n/2 इक्वल टू 5 + 5/2 यानी 7.5। तो आपका n जो है 15 न्यूटन आ गया।
एन 15 न्यूटन आ गया। चेक करिए आपका आंसर एन बराबर 15 न्यूटन है क्या? नॉर्मल रिएक्शन 15 न्यूटन। हाँ जी 15 न्यूटन आंसर आएगा पक्का। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि सर आपने इसको ए ब्लॉक लेकर के सॉल्व किया, अगर आप इसको बी ब्लॉक लेके सॉल्व करते तो जवाब क्या आता? मैं कहता हूँ जवाब यही आता, आप चाहे बी ब्लॉक लेके सॉल्व कर लो, इट विल नॉट मेक नो डिफरेंस। चलिए हम बी ब्लॉक लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो जी बी ब्लॉक मैं यहां बना रहा हूं, बी ब्लॉक देखना, बी ब्लॉक बना दो, ये लो जी बी ब्लॉक बना दिया मैंने। हाँ इस बी ब्लॉक में इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है ना, इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, और उधर से हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है तो केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स चेक करो आप, n sin 30 लग रहा है। सिस्टम किधर जा रहा है? सिस्टम लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट वाला फोर्स ज्यादा है, तो 10 माइनस n sin 30। हॉरिजॉन्टल मोशन है इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया है ना, वर्टिकल फोर्स को ध्यान नहीं दिया क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रही है, बराबर ma। इसका मास 1 किलोग्राम है, a है 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब आपके पास में 10 माइनस n/2 आ गया, और यह है 2.5, तो n/2 बराबर आ जाएगा 7.5, यानी n बराबर 15 आ जाएगा। यानी आप किधर से भी लो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। इस n को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, n को क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 11 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 2 blocks of mass m and 2m are shown in the figure. Calculate the total values of T1 and T2. Calculate the values of T1 and T2 when the whole system is moving upwards with acceleration g/5, where g is the acceleration due to gravity. देखो बेटा एक बात सुनो, अब यहाँ इन्होंने रस्सी की बात नहीं करी, रस्सी भारी है या हल्की है कुछ नहीं बोला इन्होंने, इसका मतलब आइडियल रस्सी मान के चलेंगे, है ना। क्वेश्चन इज टॉकिंग नथिंग अबाउट द स्ट्रिंग। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग के लिए स्टेटमेंट एकदम साइलेंट है। जब स्ट्रिंग के लिए स्टेटमेंट साइलेंट है तो हम उसे आइडियल स्ट्रिंग मान करके चलते हैं, यानी स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। जब भी ऐसा आएगा हमारे सामने तो हम ऐसा ही करेंगे, आइडियल स्ट्रिंग मानेंगे। अब जब आइडियल स्ट्रिंग हमने मान लिया है तो अब देखो सीन क्या है। आपका ये ब्लॉक है 2m, रस्सी है, यहाँ पे ब्लॉक है m और फिर रस्सी है, यहाँ पर फोर्स लगाया है। अच्छा तो इसको इन्होंने कहा है T2। अब इन्होंने तो T2 केवल इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन हम इस डायरेक्शन में लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे? क्योंकि हमें तो सवाल सॉल्व करना है ना। हाँ यहाँ पर T1 है, ये T1 जो है इस डायरेक्शन में रहेगा। अब यहाँ से उठाया जा रहा है, यहाँ से उठाया जा रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन यहाँ पर जाकर के ये उल्टा भी जरूर लगेगा, रस्सी में टेंशन जरूर आएगा, ये उठाने में मदद करेगा इसको, राइट। अच्छा अब देखिए आप कि अगर सारे केस को चेक करते हैं तो मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ सारी की सारी। सबसे पहले ये जो है ना T1, क्योंकि रस्सी मास लेस है, इसका मतलब ये जो T है ये सारे बराबर आएंगे। एक रस्सी में जिसमें कि मास नहीं होता है सारे फोर्स बराबर होते हैं, मास लेस रस्सी में। अच्छा आप कहोगे सर मास लेस रस्सी में फोर्स बराबर क्यों कह रहे हो आप? देखो कारण बड़ा सिंपल है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पर फोर्स डिफरेंट है, चलो मैं मान लेता हूँ कि दिस फोर्स इज डिफरेंट, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, बाद में इसको बराबर कर देंगे हम, राइट। इस रस्सी का मास कितना है ये बताओ? इस रस्सी का मास 0 है, हमारा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है नेट ड्राइविंग फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। अब मैं केवल इस रस्सी के टुकड़े को कंसीडर कर रहा हूं, तो मैंने कंसीडर किया F माइनस T1 बराबर, इसका मास कितना है 0, एक्सीलरेशन क्या है पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के ये 0 हो गया। तो T1 बराबर क्या आ गया? T1 बराबर F आ गया। एक्चुअली ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, सवाल तो अपना अलग ही है। अब मैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ टोटल, है ना। तो देखिए नेट एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है जी? एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट ड्राइविंग फोर्स
अपॉन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन होता है हमेशा ही। तो चलिए मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स? देखो सबसे ऊपर F बराबर टेंशन T1 लग रहा है, इसका मतलब T1 ये फोर्स लग रहा है। ओके, T2 जो है यहाँ भी लगता है यहाँ भी लगता है, तो T2 तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे इक्वल अपोजिट, इसी में यहाँ पर टोटल फोर्स जो है ना T2 के कारण कुछ फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T1 आपके पास में फोर्स है और माइनस mg और माइनस 2mg है ना। अच्छा इन्होंने एक्सेलरेशन तो दे रखा है ना आपको। ओके दे हैव गिवन द एक्सेलरेशन मींस, तो फिर अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके आई एम सॉरी, एक्सेलरेशन दे रखा है भाई इन्होंने, हम क्यों कैलकुलेट करें? इसका मतलब यह है कि इन्होंने कुछ अलग फोर्स लगाया है, तभी इन्होंने एक्सेलरेशन दे रखा है हमारे को। तो चलिए अब तो हम T1 T2 डायरेक्ट निकाल देते हैं, निकाल दें। तो मैं डायरेक्ट T2 निकाल रहा हूँ सबसे पहले। देखो जी फॉर ब्लॉक 2M, मैं डायरेक्ट T2 निकाल रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं हमें एक्सेलरेशन निकालने की, दे हैव ऑलरेडी गिवन। तो हम क्या करेंगे 2M ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे। 2M ब्लॉक पर धरती माता का फोर्स होता है 2mg, T2 यहाँ लगा रखा है इन्होंने, केवल 2M ब्लॉक को चेक कर रहे हैं हम, है ना। इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2M। तो T2 माइनस 2mg बराबर 2m इंटू ए, T2 माइनस mg बराबर 2m इंटू ए, बताओ बराबर 2m इंटू ए। ए बताइए, ए है इन्होंने g/5 कहा है, g/5 अपवर्ड है ना। चलिए अब आप कैलकुलेट कर दो, तो T2 आपके पास में आ जाएगा 2/5 mg प्लस 2mg। कैलकुलेट करिए इसको, 12/5 mg आ जाएगा T2 12/5 mg आ जाएगा, राइट। चलिए अब हम M ब्लॉक को ले लेते हैं, M ब्लॉक को ले। एक्चुअल में जब हमें एक्सेलरेशन दे देना तो फिर आप मस्त हो जाया करो, फिर आपका आधा काम खत्म हो गया सवाल में से, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। T1 इसमें आपका आएगा T2 तो लग ही रहा है, प्लस mg और लग रहा है, यानी इसके लिए हम नेट ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो नेट ड्राइविंग फोर्स इसके लिए आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक T1 माइनस T2 माइनस mg बराबर m इंटू ए बराबर है g/5। अब आप निकाल लीजिए, T2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो T1 आप कैलकुलेट करिए। T1 माइनस T2 है आपका कितना 12 mg अपॉन 5 माइनस mg बराबर mg/5। आप लोग मेरी कैलकुलेशन चेक करिएगा, मेरी कैलकुलेशन पे भरोसा मत करना। तो T1 आपका आ जाएगा 18 mg/5 आ जाएगा। देखिए आप T1 बराबर 18 mg/5, बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर के हमने क्या किया इसके अंदर कि जो इन्होंने ये T1 दे रखा था, हमने केवल इस ब्लॉक पर बात करी पहले एक बार, मतलब सबसे पहले तो इस पर ब्लॉक की बात करी केवल इसी की, और फिर केवल इसी की बात करी। इनको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, यानी हमने क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व नहीं किया, टुकड़े टुकड़े करके किया, तो हमारे दोनों आंसर आ गए, राइट। चलिए आगे, T1 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे वैसे, लेकिन वो फालतू में छोड़ो, आपका एकदम सही है क्योंकि आपको दोनों निकालने हैं, है ना। चलिए जी, चलो मैं बता ही देता हूँ, T1 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। T1 सबसे ऊंचा वाला है ना, सबसे ऊपर वाला। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ T1 आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे। अगर हम T2 को कंसीडर न करते तो टोटल मास 3m है। ये जो इंटरनल टेंशन होता है ना, इसका नेट इफेक्ट 0 होता है हमेशा, ये ध्यान रखिए। इंटरनल टेंशन का नेट इफेक्ट 0 होता है। रस्सी में जो टेंशन फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स कभी कोई काम नहीं करता है। इंटरनल फोर्स नेवर डू एनी वर्क, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो इंटरनल फोर्स से कोई काम दाम होता नहीं है, उसको हम 0 ही मान करके चलते हैं। अब देखिए ये T1 है, T1 एक्चुअल में एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पे T1 यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि वो ऊपर ले जाने का काम कर रहा है ना। हाँ, T2 ऊपर ले जाने का काम नहीं कर रहा है, T2 उसको केवल होल्ड कर रहा है, केवल एक मास को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है और दूसरे को होल्ड करने का काम कर रहा है। T1 असली फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि सबको ऊपर लेके जा रहा है। तो देखिए हम कहेंगे T1 एक्चुअल फोर्स माइनस 3mg, 2m प्लस m 3mg बराबर 3m इंटू ए।
ए कितना है g/5। अब आप कैलकुलेट करो तो देखिए T1 बराबर 3mg प्लस 3mg/5, तो ये 18mg/5 आ जाएगा डायरेक्ट। कभी कभी अगर T1 पूछा जाए तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, लेकिन अगर T2 पूछे तो बेटर है कि आप फिर ऐसे ही सॉल्व करें, है ना। पहले T2 निकालें, फिर T2 निकालने के बाद T1 निकालें, दैट इज बेटर ना, ठीक है। तो ये सब आप चेक कर लीजिए, करेक्ट। इट वाज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बड़ा आसान सवाल है। अच्छा आपको क्या है, एक तो थोड़ा सा आप लोग है ना क्वेश्चन के डायग्राम से डरना छोड़ दो। हाँ ये डराते हैं डायग्राम बना करके, अजीब सा, आपको सोचते होंगे क्या पता नहीं क्या जोरदार डायग्राम बना दिया। कुछ नहीं बनाते जी, मस्ती है केवल। इधर देखो आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, लुक एट क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज। ये आपका एंगल दे रखा है क्या इन्होंने, कुछ थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है। यहाँ पर दो ब्लॉक लगाए हैं M1 और M2, एक M1 ब्लॉक लगाया है और एक M2 ब्लॉक लगाया है ना। रस्सी से बांधा है, F फोर्स लगा दिया यहाँ पर। देखिए एक बार चेक करो, टू ब्लॉक्स ऑफ masses M1 and M2 are connected by light inextensible string and pulled by the external force F inclined on the plane, inclination of theta. Find the acceleration of the block and tension in the string. देखो बेटा आप एक बात सुनो, स्ट्रिंग के बारे में फिर कोई बात नहीं करिए, यानी आइडियल स्ट्रिंग है। जब ये नहीं बोलते ना कुछ भी, देखो जब ये मास वास दे देंगे तो हम समझ लेंगे कि स्ट्रिंग की बातें की है। जब नहीं बोलते हैं तो हम मानेंगे आइडियल स्ट्रिंग है, मतलब इस स्ट्रिंग में कोई मास वगैरह नहीं है। तो देखो क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ लगेगा, टेंशन यहाँ लगेगा, टेंशन हमेशा बराबर लगेगा मासलेस स्ट्रिंग के अंदर, अलग अलग टेंशन नहीं आ सकता। अब देखो मैं यहाँ पर सारे फोर्सेज की बात करता हूँ। एक फोर्स है धरती माता। अब ये धरती माता का जो फोर्स होता है ना, ये हमेशा डाउनवर्ड लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, M2G। ये तो भैया अपना फोर्स हमेशा ही डाउनवर्ड लगाएंगी, धरती माता बदलने वाली नहीं है, हम कुछ भी कर लें चाहे। ये आपका M1G है, ये M1G है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस M1G के दो कंपोनेंट कर रहा हूँ, एक इसके परपेंडिकुलर इधर और एक इसके पैरेलल इधर। इसी तरीके से M2G के भी दो कंपोनेंट कर रहा हूँ, एक इसके परपेंडिकुलर इधर, एक इसके पैरेलल इधर। तो देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ डिफरेंट कलर से, है ना। ये M1G है ना, ये आप देखो ये थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा होगा पक्का, और ये एंगल थीटा होगा। मैंने इसको लिखा है M1G cos थीटा कंपोनेंट, इसको लिखा है M1G sin थीटा कंपोनेंट, राइट। चलिए आगे देखो, इधर इधर देखो, ये इसको लिखा है हमने M2G cos थीटा कंपोनेंट और इसको लिखा है M2G sin थीटा कंपोनेंट, करेक्ट। अच्छा अब इन्होंने हमसे एक तो एक्सीलरेशन पूछा है नेट, तो मैं एक्सीलरेशन निकाल देता हूं। देखिए एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला फिक्स है, क्या, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास। ठीक है जी। अब मैं एक्सीलरेशन को लिख रहा हूं नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि टोटल चलाने वाला फोर्स। देखो जी, एक तो फोर्स ये है M2G sin थीटा, एक फोर्स है M1G sin थीटा, एक फोर्स F है, और ये T है। T तो एक दूसरे से एक समझ लीजिए अगेंस्ट है, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो T के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। हम असली बात करेंगे F के बारे में, और ये बाकी जो फोर्स लग रहा है ना M2G sin थीटा। देखिए अब M1G cos थीटा और M2G cos थीटा जो है, ये इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स है, और उस डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रही है, उस डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रही है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगेगा। अगर किसी ने आपसे N1 पूछा होता, अगर किसी ने आपसे N1 पूछा होता और N2 पूछा होता कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो मैं बताऊँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होता। अगर पूछा होता, पूछा नहीं है सवाल ने, लेकिन मैं बिना पूछे बता देता हूँ, M1G cos थीटा होता और ये M2G क्या होता, M2G cos थीटा होता। ये नॉर्मल रिएक्शन होता, इसको सपोर्ट फोर्स कहते हैं हम। नॉर्मल रिएक्शन को हमेशा ही सपोर्ट फोर्स कहा जाता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो हम बात कर रहे थे एक्सीलरेशन की, नेट ड्राइविंग फोर्स चाहिए,
तो मैं नेट ड्राइविंग फोर्स लिख रहा हूँ। देखना आप एक गलती करूँगा मैं, व्हाट मिस्टेक आई एम डूइंग, आप चेक करना। चेक करिए, ये आपका ए आ गया। इस ए को मैं कह दूंगा एम एफ माइनस जी साइन थीटा, कॉमन ले लो m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया बेटा, ये आपका एक्सीलरेशन है, राइट। अब हमें टेंशन चाहिए, वी वांट टेंशन। तो आप किसी भी एक ब्लॉक से कैलकुलेशन कर सकते हो टेंशन का। टेंशन के लिए दोनों ब्लॉक की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ना। तो चलो अपन m1 से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, आप याद रखना, यहाँ काम आएगी हमारी कैलकुलेशन में। तो मैं देखो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। m1 देखो, सभी बच्चे m1 को देखें। m1 पर एक फोर्स इधर लग रहा है टेंशन, और m1 जी साइन थीटा इधर लग रहा है, राइट। चलिए, तो बस इतने ही फोर्स लग रहे हैं, बाकी ये तो नॉर्मल से बैलेंस हो गया ना m1 जी cos थीटा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो t माइनस m1 जी साइन थीटा बराबर m1a। अब m1a है ना, तो m1a क्या है, a है f माइनस जी साइन थीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये रूल है, ये हमारा रूल है क्या, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। हमें t चाहिए, तो मैं जरा t को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। t माइनस m1 जी साइन थीटा बराबर m1, बेटा ये जरा इसको ब्रैकेट को पूरा खोलो, तो ये आएगा m1 f अपॉन m1 प्लस m2, m1 f अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 जी साइन थीटा, m1 जी साइन थीटा, राइट। ये आपके पास आ गया। वो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कट जाएगा, और दिस m1 इज गोइंग इन। अरे ये तो खत्म, तो हमारा टेंशन तो आ भी गया, कितना आसान था। t बराबर आ गया ये आएगा आपका टेंशन t m1 f अपॉन m1 प्लस m2। देखना, चेक करना, हाँ जी बिल्कुल यही है। चलिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं सेकंड ब्लॉक का यूज करके निकालता तो क्या होता। अगर ये साहब सेकंड का यूज करके निकालो तो कुछ नहीं होता, यही आता आंसर। निकालें सेकंड का ब्लॉक करके, सेकंड का यूज करके निकाल दो। देखो मैं निकाल रहा हूँ, सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं। यहाँ पर सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। F माइनस टी, और ये क्या है m2g साइन थीटा। रखना एक एक फोर्स का ध्यान है, ये ध्यान रख लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो जो m2 ब्लॉक है, दिस टू ब्लॉक m2 ब्लॉक, इसकी खास बात है F फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन इधर है, m2g साइन थीटा इधर है, तो ये तीनों फोर्स लग रहे हैं इस पर, है ना। एक्सीलरेशन आपके पास है, ये रखा है, तो बस मेरा काम हो गया। मैं क्या करूँगा, नेट फोर्स बराबर एक्सीलरेशन ma, तो मैं कहूँगा F माइनस टी माइनस m2g साइन थीटा बराबर m2 इंटू ए। बस खत्म काम। अब आपको t निकालना है। क्या निकालना है आपको, t निकालना है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, F माइनस टी माइनस m2g साइन थीटा तो है ही है बेटा, और a की वैल्यू आप ईमानदारी से रखिए m2। बताइए a क्या था, a आपका ये था कहानी पूरी, ये रखिए ए वाली कहानी, तो कंप्लीट लिखो आप, है ना। F माइनस जी साइन थीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप पूरी कैलकुलेशन करिए कंप्लीट। t चाहिए हमको, वी डोंट वांट f, वी वांट t, वी वांट t। तो देखो बेटा जी, f माइनस टी माइनस m2g साइन थीटा
बराबर, जरा कल इसको खोलना ब्रैकेट को, ये आ जाएगा एफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m2g साइन थीटा आएगा। चेक करो, आप चेक करो, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कट जाएगा और ये आ जाएगा सामने। आपकी कैलकुलेशन एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, कैलकुलेशन कमज़ोर होगी तो फिर बस की बात नहीं है। t बराबर f माइनस m2f अपॉन m1 प्लस m2, तो t बराबर आ जाएगा, f कॉमन ले लो, f कॉमन ले लो, f कॉमन लेके कैलकुलेट करो पूरा, तो आपके पास m1 प्लस m2 आ जाएगा एलसीएम, और m1 प्लस m2 माइनस m2 आएगा, यानी आपके पास आंसर आएगा m1f अपॉन m1 प्लस m2। आप जो मर्जी लेके करिए जी, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला जरा सा भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने 3 ब्लॉक लगाए हैं m1 m2 m3, और तीसरे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया है वो भी इधर से थीटा से। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी, हम निकाल देते हैं। मैं पहले तीनों ब्लॉक के डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका ब्लॉक है m3, ये आपका ब्लॉक है m2, और ये आपका ब्लॉक है m1। ये आपका फोर्स आ गया है, थीटा। एफ कॉस थीटा, और यह है एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। देखिए एफ के हमने 2 कंपोनेंट कर डाले, इसका मतलब असली फोर्स एफ कॉस थीटा है, क्योंकि वो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन सप्लाई करेगा। ये तो ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ऊपर उठेगा नहीं, क्योंकि ऐसा दे नहीं रखा है इन्होंने। m3g धरती माता इसको रोक के रखेगी, है ना, इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि फोर्स ज़्यादा है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल मोशन ही माने। चलिए जी, एफ कॉस थीटा इसके अंदर चलेगा, तो इसकी एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास अपॉन टोटल मास, है ना। देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास में आ भी गया, एक्सेलरेशन आ रहा है एफ कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब हमें इनके बीच का टेंशन निकालना है, तो एक काम करते हैं, हम इस टेंशन को किसी को T1 कह दो, किसी को T2 कह दो, कुछ भी बोल दो जो मन में आए। क्या बोलोगे, है ना। इसको ऐसा करते हैं T2 कह देते हैं, इसको T1 कह देते हैं, राइट। चलो अब हम T1 कैलकुलेट कर देते हैं। T1 कैलकुलेट करना बड़ा आसान है ना। T1 तो m1 से आ जाएगा, T1 तो केवल m1 से आ जाएगा, ध्यान रखना m1। यहाँ पे T1 फोर्स ही लग रहा है बस खाली, तो m1 किसके कारण चलेगा, केवल T1 के कारण। m1 किसके कारण चलेगा, केवल T1 के कारण। तो T1 बराबर आएगा m1a, T1 बराबर क्या आएगा, m1a आएगा। बेटा जब T1 बराबर m1a आएगा ना, अब m1 आपका m1 है, a आपकी ये बकवास है, f cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चेक करना जरा ये टेंशन आ रहा है क्या, फर्स्ट वाला टेंशन यही होना चाहिए, आपका आंसर तो यही होना चाहिए भैया। आगे देखो क्या है, m1 f cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, बिल्कुल यही है ना। तो आपका T1 आंसर आ गया अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, सॉरी m1 प्लस m2 प्लस m3, तीनों का टोटल आएगा, ये T1 आ गया आपका। अच्छा अब हम जरा बात करेंगे T2 की, T2 कैसे आएगा। T2 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, M2 ब्लॉक को चेक करना पड़ेगा, या फिर M3 को चेक कर लो, किसी को भी चेक कर लो, एक को, है ना, बराबर ही आएगा आंसर। आपके आंसर कभी अलग अलग नहीं आ सकते, है ना। आप M3 को चेक करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा, M3 को चेक करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा, f cos थीटा माइनस T2। तो M3 के लिए आपका इक्वेशन क्या आएगी, f cos थीटा
माइनस T2 बराबर M3A। अब आप A की वैल्यू लिखेंगे, यू विल गेट T2। कैलकुलेशन करेंगे तो T2 आएगा आपके पास, राइट। अगर आप M2 ब्लॉक लेते हैं तो M2 ब्लॉक पे देखो क्या हाल होगा। M2 ब्लॉक लेते हैं तो इधर है T2, इधर है T1। T1 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए आप इसका यूज कर सकते हो। T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू रख दो और M2A की वैल्यू रख दो, आपके पास T2 आ जाएगा। ये कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा, आप अपने आप कैलकुलेट करें। हाँ, कुछ सवाल मैं ऐसे भी छोड़ा करूँगा जिसमें कि मैं आधी कैलकुलेशन करूँगा, फिर आप करिए अपने आप, तो इससे आपको भी थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ हमने सवाल को किया। तो आप कैलकुलेट करिए इसको, राइट। चलिए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर ये डू योरसेल्फ के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, वो सब हम करेंगे। स्प्रिंग फोर्स को भी पढ़ेंगे हम। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड स्प्रिंग। इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड स्प्रिंग दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर वेज पढ़ेंगे, फिर कंस्टेंट मोशन पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर जो है उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। ये सारे सवाल आप कर लीजिए एक बार दोबारा रिवाइज, और डीपीपी करना शुरू कर दो NLM की, राइट। चलिए, नमस्ते।